आज टॉपिक जो है वो है मतलब टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कि जो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा उसकी लिमिटेशंस क्या है। अच्छा, जीरोथ लॉ मैंने बताया हुआ क्या क्लास में? जीरोथ लॉ, नहीं सर। जीरोथ लॉ में बस सिंपल ध्यान रखना कि अगर दो बॉडीज, कोई भी, जैसे ये दो बॉडी है, ये बॉडी ए और ये बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी ये दोनों कैसे हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी ए और बॉडी बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक बॉडी सी के साथ। बॉडी ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ। तो इस केस में ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा माना जाएगा कि ये ए और बी दे विल आल्सो रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, समझिए कि नहीं है? ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे, यानी इनका भी टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो जैसे इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं। कोई कोई एक ह्यूमन है, किसी एक इंसान ने थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर किया, उसका आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आया। तो दूसरे ने मेजर किया, अगर मर्क्यूरी की रीडिंग में कोई थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब दोनों बॉडीज क्या है? दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। बात समझ गए नहीं? यही जीरोथ लॉ है, यही जीरोथ लॉ है। सही समझ गए कि नहीं? है दिस इज ओनली जीरोथ लॉ। तो इसका कोई खास रोल नहीं है, बस ये बता दिया मैंने। दो बॉडीज अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है बॉडी सी के साथ, देन बॉडी ए एंड बॉडी बी विल आल्सो सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो नोट करना है पे, थर्मल इक्विलिब्रियम मींस तुम्हें टेम्परेचर क्या रखना है? दोनों का सेम मानना है। टेम्परेचर दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज होगी टर्म, तो इसे मानना है इस चीज को। अब नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे लिमिटेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबको याद होगा, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस क्या होंगी? सोच के बताओ जरा। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? फर्स्ट लॉ ने कहा कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यही बोला था ना उसने। एनर्जी सिर्फ क्या होती है? ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से अनदर में, और नेट एनर्जी क्या रहता है सिस्टम पूरे यूनिवर्स की? कांस्टेंट, यानी डेल्टा ई यूनिवर्स। देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। डेल्टा ई टोटल कह लो या डेल्टा ई यूनिवर्स कह लो, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये फर्स्ट लॉ कहता है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। सही ना? तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस क्या होंगी इसकी? इसने पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने नहीं बताया कि, इसने बोल दिया कि एनर्जी तो ट्रांसफर होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। प्रोसेस क्या कहते हैं, प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये नहीं बताया। सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन इसकी, डज नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। डज नॉट प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। क्लियर? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस उसके बारे में नहीं बताता है। डज नॉट प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। एनर्जी ट्रांसफर होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा इस टाइप के बारे में, इस टाइप की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी इसने। तो ये इसकी मेन लिमिटेशन थी। दूसरा, फिर जैसे हम बोलते हैं कि हीट जो है वो फ्लो करती है, कैसे फ्लो करेगी? फ्रॉम कोल्ड बॉडी, हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो कर सकती है? कैन हीट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी और नॉट? तो ये डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो के बारे में नहीं बताया था इसने। डज नॉट प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट फ्लो करेगी कि नहीं? जैसे ऐसा हो सकता है जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, ठीक है ना? तो इस टाइप से हो सकता है। फिर इसी में पॉइंट में बोल सकते हैं, जैसे गैसेस कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये सबको पता है। गैसेस जहां पे भी प्रेशर हाई होगा तो वहां से गैसेस भागना चाहेंगी, और कहां जाएंगी? टुवर्ड्स लो प्रेशर। गैसेस मूव करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ गैसेस जा सकती हैं कि नहीं? ये इसके बारे में नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इसने। फिर इसके अलावा और होता है कि जैसे वाटर, ये सबसे सिंपल एग्जांपल, फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल। वाटर हिल से ऊपर से नीचे आ सकता है, वाटर हिल से ऊपर से नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा है। वो एनर्जी को क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। ऊपर इसकी काइनेटिक एनर्जी, ऊपर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। जब नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों होंगी। नीचे आएगा तो फिर एनर्जी इसकी मिनिमाइज होंगी, नीचे आएगा तो एनर्जी क्या होंगी? इसकी मिनिमाइज होंगी।
तो ये कहता है कि क्या कैन वाटर फ्लो अप ए हिल, कैन वाटर फ्लो अप ए हिल, वाटर ऊपर जा सकता है कि नहीं, वाटर ऊपर जा सकता है कि नहीं। तो कह सकते मतलब एक्सटर्नल एजेंसी अगर होगी, कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा, जैसे हम मोटर वगैरह लगा दे तो वाटर ऊपर भी जाता है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से जाता है, लेकिन हमें कंटिन्यूसली वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा ऐसा। तो इस टाइप का कुछ लिमिटेशन थी जो कुछ प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ अनदर टर्म कॉल्ड एज एंट्रोपी। एंट्रोपी टर्म जो है उसने इंट्रोड्यूस की थी सेकंड लॉ ने, तो वहां से ये प्रूव हुआ था, सही ना। तो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट लॉ की मेन लिमिटेशन क्या है, डज नॉट प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, डज नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। इसके बारे में नहीं बताया था इसने कुछ भी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, और वो स्पॉन्टेनियस होता है प्रोसेस, उसके लिए 3 टर्म्स अभी इंट्रोड्यूस होंगी, कौन कौन सी, डेल्टा जी, डेल्टा एच और टी डेल्टा एच। डेल्टा एच तुमने पढ़ लिया है, डेल्टा एस और डेल्टा जी बताना मेरे को, ये 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगी भी। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज हमने पढ़ लिया है, और डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज, ये बताएंगे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो उसके लिए अब हम पढ़ेंगे पहले स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोई भी एग्जांपल दो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, या जिसको हम इनिशिएट कर दें फिर वो होता रहे। ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, अपने आप कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे वाटर फ्लोइंग डाउन ए हिल, ये एवापोरेशन। अपने आप ही होगा। हाँ, इवापोरेशन अपने आप होगा। वाटर फ्लोइंग डाउन ए हिल, ये भी अपने आप होगा। फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अपने आप ही होगा, समझ कि नहीं। फ्लोइंग ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपने आप ही होगा। तो ये क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस व्हिच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, व्हिच टेक्स प्लेस, व्हिच कैन अकर बाय इटसेल्फ, अकर्स बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ। तो ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, व्हिच अकर्स बाय इटसेल्फ, दे आर कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। और ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं और बाय इनिशिएशन, और बाय इनिशिएशन, जिसको मैंने इनिशिएट कर दिया फिर वो होता रहेगा, और बाय इनिशिएशन, इसको मैंने इनिशिएट कर दिया हो जाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल इसका लाइटनिंग ए कैंडल, एक बार कैंडल को लिट कर दिया हमने अगर, तो फिर वो अपने आप जलती रहेगी। तो ये भी एक क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर, दिस इज आल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन थी, ये किसकी डेफिनेशन है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। ऐसे ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप ना हो। अच्छा एक ध्यान रखना कि ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, ये अंडर गिवन कंडीशंस हो रहा है, अंडर सम कंडीशंस। ये चीज जरूर ध्यान रखना। जैसे अगर मैं कहूं मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस, आइस अपने आप मेल्ट कर जाती है, सही ना, ये प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। मेल्टिंग ऑफ आइस स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर कर दूं -10 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस होगा, तब नहीं नो होगा ना। सर। तो हाँ, तो इसलिए ना नो ये सर। एक कुछ, हाँ कुछ -10 डिग्री सेल्सियस कर दिया और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उस केस में ये अपने आप ही नहीं मेल्ट करेगा। तो ये क्या है, डिपेंड करेगा कि कंडीशंस क्या है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, मैंने बता दिया, जो अपने आप हो जाए या जिसको हम इनिशिएट कर दें फिर वो होता रहे, अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर सम कंडीशंस। तो ये है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसे ही नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप, जो अपने आप ना हो और ना ही इनिशिएट करने पर हो, जो अपने आप ना हो और ना ही इनिशिएट करने पर हो, तो ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप ना हो और ना ही इनिशिएट करने पर हो, दैट इज कॉल्ड एज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लाइक फ्लोइंग ऑफ वाटर अप ए हिल, कभी भी नहीं होगा अपने आप, ना इनिशिएट करने पर होगा, कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करेंगे तब हो सकता है ये। तो ये इसका एग्जांपल है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का। और एग्जांपल, फ्लोइंग ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, अपने आप नहीं होगा। फ्लोइंग ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये भी अपने आप नहीं होगा, समझे कि नहीं। तो ये प्रोसेसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। तो ये ध्यान रखना है, स्पॉन्टेनियस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है। अभी तक जो मैं एग्जांपल ले रहा था उसमें अगर हम सोचे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान देंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि वाटर फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका, इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउन ए हिल, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जब वाटर, देखो कोई भी सिस्टम अगर हो रहा है, कोई भी सिस्टम अगर हो रहा है, तो क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, और वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है,
वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा है, वाटर जब हिल पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, जब नीचे आ रहा है तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है, बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो तुम कह दोगे कि सारी एनर्जी इसने यूज कर ली अपनी और कहीं ट्रांसफर कर दी किसी फॉर्म में। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक तरह से उसने मिनिमाइज किया अपनी एनर्जी को, यानी मिनिमाइज किया यानी एनर्जी रिलीज की। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होने चाहिए, जो एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ से ये कंसेप्ट आया कि ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, जो अपने आप हो रहे हैं और साथ में एनर्जी रिलीज भी कर रहे हैं, तो वो स्पॉन्टेनियस है। जैसे कोई भी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस होगी, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। बात समझ आ गई कि नहीं, क्या बोला मैंने, कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस दे अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। क्लियर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना तुम्हें ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। और लेकिन अब यहाँ से ये तो पता लग गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे अकर बाय रिलीज ऑफ एनर्जी, लेकिन क्या सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शन से स्पॉन्टेनियस है कि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं? बोलो, क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन से सर स्पॉन्टेनियस होंगे कि एंडो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं? सर एंडो भी हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस। ये वंश अभी रुक जा, वंश रुक जा, अभी 11 सालों को सोचने दे थोड़ा सा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही स्पॉन्टेनियस होंगे कि एंडो भी स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, यानी जिसको हमें हीट देनी पड़ती है तो वो प्रोसेस होंगे, वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, वंश एग्जांपल दे जरा। सर फॉर्मेशन ऑफ वंश, लाफिंग गैस। अच्छा, और केमिकल ऐसे एग्जांपल देना जो जो समझ आ जाए, डेली लाइफ से रिलेटेड हो। सर इवेपोरेशन। एक बार वाटर को बॉईल करना चालू कर देना फिर। तुम देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, किसने बोला है ये, किसने बोला है? सर प्रथम। प्रथम, इसमें तो हीट देनी पड़ रही है ना, बॉयल मत बोल, Sorry, इवेपोरेशन sorry. बोल तो ज्यादा है ना, इसमें तो हीट देनी पड़ रही है। बॉयल क्या, तो इवेपोरेशन वर्ड यूज कर। जैसे H2O लिक्विड है, इसके वेपर्स अपने आप बनते हैं कि हमें हीट देनी पड़ती है? अपने आप होता है ना इवेपोरेशन तो। यस सर। हाँ, नेचर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और प्रोसेस अपने आप हो जाएगा, ये अपने आप होता है ना। डेल्टा जिसका पॉजिटिव है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तब भी ये हो रहा है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है तब भी हो रहा है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, H2 सॉलिड से H2 लिक्विड, ये अपने आप होता है कि नहीं? लेकिन डेल्टा एच क्या है, इसका पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ही स्पॉन्टेनियस होते हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और रिएक्शंस व्हिच आर स्पॉन्टेनियस। सही ना, जो स्पॉन्टेनियस है H2 सॉलिड, यानी आइस को हीट देंगे तो मेल्ट होके क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। सही ना, ये प्रोसेस भी क्या है, स्पॉन्टेनियस। कोई डाउट किसी को? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, बहुत सारे, अभी मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, 2 एग्जांपल इसलिए लिखे हैं क्योंकि दोनों तुम्हें बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। अदरवाइज और भी एग्जांपल, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, तो ये भी क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक बार इसको गर्म कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, इस तरह से CO2 उड़ जाएगा। तो अब ये प्रोसेस क्यों स्पॉन्टेनियस है, यानी एनर्जी फैक्टर के अलावा भी कोई ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है स्पॉन्टेनिटी को। यानी एनर्जी फैक्टर तो है ही, एनर्जी फैक्टर जितना मिनिमम होगा, एनर्जी रिलीज कर रहा है ना सिस्टम, तो स्पॉन्टेनियस, मैंने बोला अभी तुम्हें, जो भी सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो यानी मिनिमम एनर्जी फैक्टर तो है ही है फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें एनर्जी मिनिमाइज हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। मिनिमम एनर्जी फैक्टर तो है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ से एक चीज पता लगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी स्पॉन्टेनियस है। दैट मीन देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर आल्सो which is responsible for the spontaneity of a process। और वो दूसरा फैक्टर क्या है, उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सिंपल सा। हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, इसमें गैसेस ले ली, एक गैस ले ली इसके अंदर, यहाँ पे गैस लिया, सपोज ये कोई गैस ले ली यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा रखा है, और ये दूसरे कंटेनर में कोई दूसरी गैस ले ली, और एनर्जी फैक्टर को रखा 0, क्यू को रखा 0, नेट डेल्टा एच को क्या रखा 0, एनर्जी फैक्टर को रखा 0। और जैसे ही मैं स्टॉप को ओपन करूंगा तो क्या होगा, गैसेस मिक्स होंगी कि नहीं? एनर्जी फैक्टर 0, यानी मैंने सिस्टम कैसा रखा है, एक तरह से इंसुलेटेड रखा है ये सिस्टम, इंसुलेटेड या एडियाबैटिक। नहीं समझ आ रही बात, समझ आ रहा है कि नहीं?
यस सर। ये इंसुलेटेड सिस्टम है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप को ओपन कर दिया, स्टॉप को ओपन किया, तो क्या गैसेस मिक्स नहीं होंगी? गैसेस होंगी। मिक्स होंगी कि नहीं? यहाँ पे बिल्कुल मिक्स होंगी। यहाँ पे उधर से गैस इधर आ जाएगी और इधर से गैस उधर भी जाएगी, नहीं समझ आए? तो गैसेस मिक्स हो गई। यानी अब दूसरा फैक्टर क्या है, यहां से पता लगा दूसरा फैक्टर क्या है। देखो यहाँ सिस्टम क्या था, ऑर्गेनाइज था। एक साइड एक गैस थी, एक साइड दूसरी गैस थी। यहाँ सिस्टम क्या था, ऑर्गेनाइज था। यहाँ पे क्या हो गया, ये अनऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे ऑर्गेनाइज तो नहीं ना, यहाँ पे ऑर्डर्ड था। एक तरह से मैं कहता हूँ कि ऑर्डर्ड था सिस्टम, और यहाँ पे क्या हो गया, डिसऑर्डर्ड हो गया। यहाँ से मूवमेंट बढ़ी कि नहीं? डिसऑर्डर्ड हो गया तो मूवमेंट बढ़ी कि नहीं? यस सर। ये रेंडमनेस बढ़ गई। यहाँ पे क्या हो गया, रेंडमनेस बढ़ गई है। रेंडमनेस कहते हैं डिसऑर्डर्ड, रेंडमनेस बढ़ गई, इसीलिए प्रोसेस क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस हो गया। इसीलिए प्रोसेस हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेंडमनेस। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेंडमनेस दिस प्रोसेस इज अकरिंग। तो दूसरा फैक्टर आया यहाँ पे, मैक्सिमम रेंडमनेस। कोई भी ऑर्डर्ड सिस्टम अगर डिसऑर्डर हो रहा है, कोई भी ऑर्डर्ड सिस्टम अगर डिसऑर्डर्ड हो रहा है, तो प्रोसेस होगा, तो वो प्रोसेस होगा। जो लेस प्रोबेबल प्रोसेस है वो मोर प्रोबेबल की तरफ शिफ्ट करता है, लेस प्रोबेबल मोर प्रोबेबल की तरफ शिफ्ट करता है। यानी ऑर्डर्ड जो है वो डिसऑर्डर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर्ड होना बहुत इजी होगा, डिसऑर्डर्ड से ऑर्डर करना वो टफ होगा, सही ना? तो यहाँ पे डेल्टा एच एक तो था मिनिमम एनर्जी फैक्टर, और दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, सेकंड फैक्टर इज मैक्सिमम रेंडमनेस फैक्टर। दो फैक्टर हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। मैक्सिमम रेंडमनेस फैक्टर, मैक्सिमम रेंडमनेस। तो डी होता है ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। ओवरऑल डी क्या होता है, ये ऐसे शो करते हैं, डी क्या है, ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स। तो ये हमारा होता है एनर्जी फैक्टर प्लस रेंडमनेस फैक्टर, एनर्जी फैक्टर प्लस रेंडमनेस फैक्टर के इक्वल। तो एनर्जी प्लस ये क्या होना चाहिए, मिनिमम, दिस शुड बी मिनिमम एंड रेंडमनेस शुड बी मैक्सिमम। तो प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। और एक फैक्टर इसमें से स्पॉन्टेनिटी को नहीं दासता। मान लो कि कई बार एनर्जी बहुत कम है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, लेकिन रेंडमनेस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है, तो एक फैक्टर फेवर कर रहा है, एक फैक्टर फेवर नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। डी हेयर इज ओवरऑल ड्राइविंग फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। ए सिंगल फैक्टर कैन नॉट डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ a process. We check both the factors, that is maximum randomness and minimum energy factor, and overall decides the spontaneity of a process. Overall को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या है, मुकुल बोल। सर पहला कौन सा था फैक्टर? मुकुल तू सुन नहीं रहा क्या पूरा? इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ नहीं मिनिमम सर, एनर्जी दूसरा तो नोट करना रह गया था। एक पहला कौन सा था? मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रेंडमनेस दूसरा फैक्टर है, मिनिमम एनर्जी पहला है। पता है ना, कोई भी सिस्टम जो एनर्जी रिलीज कर रहा है यानी वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। कोई भी सिस्टम जिसमें रेंडमनेस बढ़ रही है तो वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। एक फैक्टर स्पॉन्टेनिटी को कभी डिसाइड नहीं करेगा, दोनों फैक्टर मिलकर के स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेंगे, और जिसको बोलते हैं डी विच इज कॉल्ड एज ड्राइविंग फोर्स। एनर्जी फैक्टर होना चाहिए मिनिमम, रेंडमनेस फैक्टर होना चाहिए मैक्सिमम प्रोसेस होते समय। तो वो डिसाइड करेगा वेदर प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। और इसको मैं अभी आगे बताऊंगा तुम्हें। डी को लिखूंगा मैं डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। जितनी कम इसकी वैल्यू उतना यूजफुल वर्क डन, डेल्टा जी। और ई को लिखूंगा मैं डेल्टा एच, यहां से फॉर्मूला आएगा भी। और डेल्टा जी, डेल्टा एच, और आर को लिखेंगे टी डेल्टा एस नेगेटिव में, आर को लिखेंगे टी डेल्टा एस। तो डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज। और टी डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी चेंज। तो ये नेट डेल्टा जी बताओ, रिएक्शन होने के लिए, अब इसी को देखकर सबको पता लगना चाहिए, रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए। 11th वाले बच्चे सोचेंगे सिर्फ डेल्टा जी, रिएक्शन को होने के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव, विधि ने बोला? सर नेगेटिव। किसने बोला? किसने बोला ये? लावण्या। लावण्य बताओ क्यों नेगेटिव? सर बिकॉज यहाँ पे टी डेल्टा इज मैक्सिमम है। हाँ, ये मैक्सिमम यानी ये पॉजिटिव होगा, है ना? और डेल्टा एस क्या होगा?
नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी मिनिमम होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव और टी डेल्टा एस क्या है? पॉजिटिव। तो नेट टर्म क्या आएगी? नेगेटिव। फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, फॉर रिएक्शन टू बी ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, एनर्जी फैक्टर होना चाहिए मिनिमम, मिनिमम यानी नेगेटिव, और रैंडमनेस फैक्टर होना चाहिए मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी पॉजिटिव। तो रिएक्शन क्या होगी? हमेशा स्पॉन्टेनियस। समझ गए कि नहीं है? तो D is equal to E plus R. D here is overall driving force which is responsible for the spontaneity of a process. सही ना? ये भी आगे मैं इंट्रोड्यूस करूंगा टर्म को दोबारा, लेकिन अभी तुम ध्यान रख लो इस चीज को। फॉर्मूला तो यहाँ से स्टार्ट मैंने कर दिया, फॉर्मूला किस तरह से बना होगा ये फॉर्मूला, तो मैंने बता दिया। इस फॉर्मूले को याद कर लेना जरूर। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, टी डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज है। टी यहाँ पे टेम्परेचर है और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी क्या होती है? अभी सिंपल लाइन याद रखनी है। एंट्रोपी जो है, इट इज मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, मेजर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, ये एंट्रोपी होती है। किसी प्रोसेस को होने के लिए डेल्टा का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब बताओ, ये फैक्टर ये था, एक बार ध्यान देंगे, ये था, हाँ ये है हमारा, ये वाले प्रोसेस जो है, ये वाला क्या एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? बताओ, ये वाला प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। तो ये अब क्यों हो रहा है? व्हाई दिस प्रोसेस इज अकरिंग? व्हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस? व्हाई, क्या कर रहे हो? मैक्सिमम रैंडमनेस। गैस में चेंज हो रहा है तो रैंडमनेस बढ़ रही है। हाँ रैंडम, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पे वेपर्स यानी गैस है, इसीलिए प्रोसेस हो रहा है। समझिए कि नहीं है? तो ये क्वेश्चन स्कूल में आता है 11th क्लास में, व्हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। क्या रीजन आएगा? बिकॉज गैसियस वाटर इज मोर रैंडम और इज मोर डिसऑर्डर्ड एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा यहाँ पे? साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। किसने बोला था अभी ये? साइन ऑफ डेल्टा एस क्या होगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा ना, विधि ने बोला है। हाँ सर, मेरे को डेल्टा जी लगा था, सॉरी सर। हाँ डेल्टा एस, डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। और मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉलिड से लिक्विड, क्या होगा ये? डेल्टा एस का साइन बोलो, डेल्टा एस का साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड इज मोर रैंडम, लिक्विड इज मोर रैंडम। समझ गए कि नहीं? लिक्विड इज मोर रैंडम। तो इसलिए ये अगर क्वेश्चन आता है, व्हाई इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, व्हाई द मेल्टिंग ऑफ आइस टेक्स प्लेस, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन टेक्स प्लेस, बताओ डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन क्यों हुआ? व्हाई दिस डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज टेकिंग प्लेस? ये सॉलिड, सर रैंडमनेस, ये सॉलिड से गैस। हाँ बिकॉज गैसियस CO2 इज मोर रैंडम, गैसियस CO2 इज मोर रैंडम। डेल्टा इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। इधर भी ध्यान रखना कि हम एंट्रोपी को कभी मेजर नहीं कर सकते, हम एंट्रोपी चेंज को मेजर करते हैं हमेशा, कि कोई चीज कितनी डिसऑर्डर्ड है, सही ना? कोई चीज कितनी डिसऑर्डर्ड है वो मेजर नहीं कर सकते हम, उसके अंदर चेंज कितना आएगा वो मेजर कर सकते हैं। तो डेल्टा इसका साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज गैसियस CO2 इज फॉर्म्ड एंड इट इज मोर रैंडम, इट इज मोर डिसऑर्डर्ड देन सॉलिड लाइमस्टोन, देयरफॉर दिस डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज आल्सो टेकिंग प्लेस। इसलिए डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइमस्टोन का, है ना? इसलिए डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइमस्टोन का। समझ आएगा कि नहीं? ये तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। व्हाई जैसे डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टेक्स प्लेस दो इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। नमक क्यों घुल जाता है? जबकि नमक को हम डिसॉल्व करते हैं तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ कॉमन सॉल्ट टेक्स प्लेस, नमक को डाला पानी में तो ये क्यों घुल जाता है? जबकि ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, नमक को गर्म करते हैं पानी के साथ तब जाके घुलता है वो। तो व्हाई इट इज डिसॉल्विंग एक्वस एक्वस, क्या रीजन आएगा इसका? क्या रीजन आएगा इसका बोलो? क्योंकि यहाँ पे एक्वस आ गए ना, आयंस आ गए, आयंस दे आर मोर रैंडम देन सॉलिड NaCl। व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टेक्स प्लेस, व्हाई डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टेक्स प्लेस, दो द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। क्या आंसर दोगे? ये सारे क्वेश्चन स्कूल में पूछे जाएंगे, फिर वहां पे नहीं कर पाओगे तुम, इसलिए ध्यान रखना। बिकॉज एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, आयंस बन रहे हैं, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, डेल्टा एस सिस्टम का क्या? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस। क्लियर? दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग प्लेस। नहीं समझ आ रही बात ये? आगे सर। हाँ ये क्वेश्चन करना है ढंग से, बिल्कुल। हाँ ये क्वेश्चन आने चाहिए, कोई भी डाउट हो पूछना जरूर, क्योंकि अभी नेक्स्ट मैं जो टर्म इंट्रोड्यूस करूंगा अब वो क्या होगी? एंट्रोपी। वो टर्म क्या होगी? एंट्रोपी। से आना चाहिए। अभी आपने क्या कहा? आयंस एंट्रोपी इंक्रीज।
हाँ, अच्छा, आयंस की एंट्रोपी ज्यादा होगी ना, एक्वस फॉर्म में वो, और ये सॉलिड से तो एंट्रोपी ज्यादा होगी इसलिए। अब तो यहाँ से ये पता लग गया कि जरूरी नहीं है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, ये सब क्या एंडोथर्मिक है, तब भी हो रहे हैं। मान लो कोई बोलता है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है फिर भी हो रहा है, तो क्या बोलोगे? रैंडमनेस बढ़ रही है। कोई बोलेगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है फिर भी नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि उसकी रैंडमनेस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही होगी, इसलिए नहीं हो रहा होगा वो। समझे कि नहीं है? अब कई बार डेल्टा, यानी कोई भी ऐसा सिस्टम जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव है वो भी हो सकता है, इवन डेल्टा एच नेगेटिव भी है ना, ये एक स्पेशल एग्जांपल है इसका। CH3COOH प्लस C2H5OH क्या बनेगा इसमें, सबको पता है? CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो इसका डेल्टा एच ना जीरो मानते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है इसका डेल्टा एच, बट देन ऑल्सो द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, देन ऑल्सो ये एक तरह से लिक्विड फॉर्म में है, सब एक्वस फॉर्म में। तो इधर रैंडमनेस ज्यादा होगी प्रोडक्ट की साइड, दोनों दो यहाँ पे लिक्विड है, दो लिक्विड यहाँ पे है, लेकिन फिर भी दोनों का मैग्नीट्यूड जो प्रोडक्ट में है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट में, इसलिए ये रिएक्शन हो रही होगी। डेल्टा एस किसका क्या हो गया होगा? पॉजिटिव, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इसलिए रिएक्शन हो रही होगी। तो ये सारे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे जो तुम्हें आने चाहिए। नेक्स्ट अब तुम्हें ना मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम्हें साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज बताना है। मेरे को एंट्रोपी टॉपिक लेना है, लेकिन ये साइन निकालना बहुत ईजी है, तो ये हम अब भी कर सकते हैं। साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज, क्लियर? साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज बताना तुम्हें, साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। जैसे अगर मैं तुम्हें देता हूं से चलो ये लिखते हैं 2N2O5, फास्ट थोड़ा करेंगे। 2N2O5 गैसियस गिव्स 4NO2 गैस प्लस O2। दूसरा एग्जांपल N2 प्लस 3H2 गैसियस गिव्स 2NH3 गैसियस। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करनी है खत्म होते ही। 2Cl गैसियस से Cl2। डेल्टा इसका साइन बताना, सब में क्या बताना? डेल्टा इसका साइन। H2 प्लस I2 गैस गैस 2HI गैस, ये बताना तुम्हें। फिर इसके अलावा किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? H2O at 273 केल्विन, H2O at 373 केल्विन, H2 गैस वन एटमॉस्फेयर और एट 0.5 एटमॉस्फेयर, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? H2 गैस एट 0.5 एटमॉस्फेयर या H2 गैस एट 0.5 या 1 एटमॉस्फेयर, किसकी एंट्रोपी ज्यादा है? नेक्स्ट इसके अलावा बताना है रबड़ का बताना है, रबड़ बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। चलो ये वाला, ये क्वेश्चन करो फास्ट। सर ये लास्ट लाइक वाइज स्टार आप पढ़ के बता दो। क्या पूछना है? सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट लिखा है ना, इसको एक बार दोबारा पढ़ दो प्लीज। रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग, रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग।
होगा सर। चलो सुन लेंगे आंसर फिर। फर्स्ट का आंसर पॉजिटिव। फर्स्ट का आंसर पॉजिटिव। रीजन? सर गैसेस मोल ज्यादा है, रीजन? बढ़ रहे हैं। गैसियस मोल ज्यादा है प्रोडक्ट में। हाँ बिल्कुल सही है। डेल्टा एस का साइन पॉजिटिव, एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट? नेगेटिव। नेगेटिव, हाँ सही है। रीजन? क्योंकि 4 मोल गैस और 2 मोल गैस। एक बार आगे ट्राई करो। सर नेक्स्ट का भी नेगेटिव ही होगा। नेक्स्ट का क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। 2Cl गैस, Cl2 गैस। डेल्टा 2 मोल गैस, 1 मोल गैस, तो क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा कोई बता सकता है इसमें डेल्टा एच का साइन क्या होगा? डेल्टा एच का साइन क्या होगा? नेगेटिव। हाँ क्यों? बता वंश। सर डेल्टा Negative. एनजीआरटी नेगेटिव है। नहीं, डेल्टा एनजी कहाँ से आ गया? बहुत सिंपल सोचना, बॉन्ड बन रहा है, 2 Cl एटम मिलकर Cl2 बना रहे हाँ हैं। हाँ बॉन्ड सर, बनने में बॉन्ड क्या बन रहा होता है तो एनर्जी रिलीज होगी। है? बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। सिंपल आंसर, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो डेल्टा एच का साइन भी नेगेटिव होगा, ये भी पूछ सकते हैं। डेल्टा एच तो है ही नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा। समझ आ गया कि नहीं है? यस। नहीं समझ आया? डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव। नेक्स्ट, H2 प्लस I2 gives 0। 2HI। हाँ 0। 0। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा आंसर करेगा इसका? चलो सुन लेंगे। यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है डेल्टा जो S है वो होगा नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव हुआ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है ये। रिएक्शन एंडोथर्मिक है ये। और डेल्टा एस का, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें कई बार पूछते हैं ये। डेल्टा एस का साइन नेगेटिव होगा। रीजन? क्योंकि यहाँ पे जब भी मोल्स बराबर हो गैस के, ध्यान देना, जब भी मोल्स बराबर हो गैस के तो टाइप चेक करना। यहाँ कितने टाइप की गैसेस हैं? यहाँ कितने टाइप की गैसेस हैं? 2 एक टाइप की। और 2 टाइप, है 2 ना? टाइप और की। इधर कितने टाइप की गैस है? 1। एक। तो इसलिए डेल्टा का साइन क्या हो जाएगा? समझ आएगा नहीं? जितने अलग अलग गैसेस होंगी तो रैंडमनेस ज्यादा होगी मिक्स होने पर। समझ गए कि नहीं है? तो डेल्टा का साइन क्या होगा? नेगेटिव। नहीं समझ आई बात? आ गई सर। हाँ ये ध्यान रखना। अब H2O at 273 केल्विन, H2O at 373 केल्विन, किसकी एंट्रोपी सर ज्यादा? 273 डिग्री केल्विन। 373 डिग्री केल्विन। हाँ 273 केल्विन, 373 केल्विन पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी। नहीं समझ आई बात? आगे सर। यस सर। हाँ, ध्यान रखना है, सही ना? तो टेम्परेचर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ेगी, इसलिए एंट्रोपी इसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर और एट 0.5 एटमॉस्फेयर। 180 H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, 1 0.5 atmosphere. एटमॉस्फेयर, क्या आएगा? 1 एटमॉस्फेयर। 1 एट 1 atmosphere. प्रेशर होना चाहिए कम। प्रेशर जब कम होगा तभी तो सर मूव करने के लिए 0.5 लेके ज्यादा होगी। 0.5। हाँ प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम होगा तो घूमने के लिए गैस के मॉलिक्यूल जगह ज्यादा मिलेगी, तो रैंडमनेस ज्यादा होगी। समझे कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना, प्रेशर होना चाहिए कम, टेम्परेचर होना चाहिए ज्यादा, इसलिए 0.5 एटमॉस्फेयर पे ज्यादा एंट्रोपी होगी। 0.5 एटमॉस्फेयर पे ज्यादा एंट्रोपी होगी। समझे कि नहीं? 0.5 एटमॉस्फेयर पे क्या होगा? ज्यादा एंट्रोपी। तो ये ध्यान रखना है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर, नहीं प्रेशर सर। कम होने से सर हाँ। एंट्रोपी रबर कैसे बैंड बढ़ेगी? बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। हेलो, आफ्टर। एक्सक्यूज मी सर। रबर बैंड बिफोर स्ट्रेचिंग और आफ्टर स्ट्रेचिंग। सर बिफोर स्ट्रेचिंग की ज्यादा होगी। सर आज नहीं आ रही।